मिलेंगे और आपके पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न विषयों में से जो चुने हुए टॉपिक होंगे उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हम आपसे हिंदी उपन्यास का जो विकास क्रम है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह जो इकाई है यह आपके प्रथम सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी उपन्यास एवं कहानी उसके अंतर्गत है। तो आप अपने जेहन में ये रखिएगा कि प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके भीतर हमें उपन्यास और कहानी पढ़ना है। इसमें उपन्यास और कहानी के अंतर्गत जो पहला खंड है उसमें आपको हिंदी उपन्यास का जो क्रमिक विकास है उसके बारे में आपको पढ़ना है, और जो दूसरी इकाई है उसमें आपको हिंदी कहानी के विकास क्रम के बारे में आपको जानना है। उसके बाद इस पेपर में कुछ चुने हुए टेक्स्ट हैं, कुछ चुने हुए पाठ हैं, उपन्यास के अंश हैं और कहानी के अंश हैं। इन कहानी के अंशों को भी पढ़ना है और कुछ जो कहानियां हैं वो कहानियां भी पढ़नी है। तो आपको इसमें मतलब दो उपन्यास पढ़ने हैं, एक गोदान और दूसरा बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये दो उपन्यास के अंश पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ कहानियां भी पढ़नी है। कहानी कौन कौन सी है? कहानी जो पढ़ना है आपको उसने कहा था, यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। दूसरी कहानी आपको कफन पढ़ना है जो प्रेमचंद की लिखी हुई है। तीसरी कहानी पुरस्कार पढ़ना है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अगली कहानी आपको पत्नी पढ़नी है जो जयंत कुमार ने जिसको लिखी है। अगली कहानी आपको होली बोन की बत्तखें पढ़नी है जो अज्ञेय ने लिखी है। रसप्रिया कहानी आपको पढ़नी है जिसे फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी है। परिपूर्ण कहानी है जिसे आपको पढ़ना है इसमें, और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। उसके बाद दोपहर का भोजन कहानी है जो अमरकांत की लिखी हुई है। टूटना कहानी है जो राजेंद्र यादव की लिखी हुई है। यही सच है कहानी मनु भंडारी की लिखी हुई है। वापसी कहानी उषा प्रेमवदा की लिखी हुई है। बादलों के घेरे में कृष्णा शोभती की कहानी। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की कहानी। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी। ये कहानियां आपको इतनी पढ़नी है। और उपन्यास के जो दो अंश मैंने आपसे कहे, गोदान और बाणभट्ट की आत्मकथा, तो ये जो दो आपको उपन्यास के अंश पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हुए उपन्यास के विकास क्रम के बारे में आप सबसे पहले जानेंगे कि उपन्यास का जो सैद्धांतिक विकास है वह किस तरह से हुआ। तब जाकर के आपकी गोदान और बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में जान सकेंगे, और उसके बाद कहानी के विकास क्रम को पढ़ने के बाद जिन कहानियों के मैंने नाम बताए उन कहानियों के बारे में आप ठीक ढंग से जान सकेंगे। आप सभी जानते हैं कि उपन्यास जो है एक आधुनिक विधा, उपन्यास का जन्म आधुनिक विधा के तौर पर ही होता है। और उपन्यास की जो यह विधा है, इस विधा की जो शुरुआत, उस शुरुआत बहुत पहले 18वीं शताब्दी के अंतर्गत मानी जाती है। लेकिन यह उपन्यास अपने उपन्यास नाम के अर्थों में ही शुरुआत इसकी नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत अलग अलग अर्थों में। जैसे यह कि आरंभिक अवस्था में उपन्यास को लेकर के जो मराठी भाषा है, तो मराठी भाषा में उपन्यास के लिए कादंबरी शब्द का प्रयोग हुआ था। उसी तरह से गुजराती भाषा में उपन्यास को नवल कथा कहा जाता था, और बांग्ला में यह अंग्रेजी का जो नॉवेल है वह अंग्रेजी के नॉवेल के साथ हमारे सामने आता है। यानी कि हिंदी में जो उपन्यास है
वह नॉवेल के अनुवाद के अर्थों में हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो नॉवेल जो है वह अंग्रेजी का शब्द है, उसका हिंदी अनुवाद हमारे यहाँ उपन्यास के अर्थ में आता है, लेकिन भारतीय परंपरा में यह कादंबरी और नवल कथा के तौर पर पहले से ही जाना जाता था। एक महत्वपूर्ण लेखक हैं भूदेव मुखर्जी, उनकी एक किताब है जिसका नाम है ऐतिहासिक उपन्यास। इस ऐतिहासिक उपन्यास में ही पहली बार उपन्यास शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। यह किताब 1962 में आई थी। उसी तरह से आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में उपन्यास शब्द का सबसे पहला प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था 1875 ईस्वी। और आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जो औपनिवेशिक समय था जिसमें कि अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज के माध्यम से कई तरह के साहित्य हमारे यहाँ आ रहे थे और उपन्यास की जो परंपरा थी हमारी, जो कि हमारी परंपरा पुराणों आख्यानों की कथा से मिलती थी, उन कथाओं को आधुनिक संदर्भों में और पश्चिम के उपन्यास के कलेवर को समझते हुए उपन्यास के ढांचे में हमारे यहाँ उसका विकास। तो शुरुआती दौर में उपन्यास को लेकर के कई तरह की बहसें कई लेखकों के बीच में हुई और यह हुई कि आखिर उपन्यास किसे कहा जाए, उपन्यास क्या है, उपन्यास में क्या होना चाहिए, इस तरह की बहसें हुई। और उपन्यास को लेकर के कई परिभाषाएं, बालकृष्ण भट्ट ने कुछ परिभाषा दी, रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा उसकी बनाई, प्रेमचंद उन्होंने उपन्यास की परिभाषा बनाई। और इसके साथ साथ ही जो पश्चिम के विद्वान थे, पश्चिम के विद्वानों में से रॉल्फ फॉक्स ने भी, तो रॉल्फ फॉक्स ने भी उपन्यास को लेकर के अपनी परिभाषाएं दी। उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही गई उपन्यास को लेकर के कि उपन्यास मध्य वर्ग का महाकाव्य है, यानी कि उपन्यास में जो कुछ भी है वह मध्य वर्ग के जीवन का चित्र। अब जब मैं मध्य वर्ग कहता हूं तो मध्य वर्ग के उदय की भी अपनी एक कथा, और मध्य वर्ग के उदय की कथा जो है वह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण, उसे आप अलग से भी समझ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहां इतना भर कह देता हूं कि औद्योगिक क्रांति जब पश्चिम में हुई, जब उद्योगों का विकास हुआ और कारखाने खुले पश्चिम में, तो उस औद्योगिक क्रांति के दौर में उन कारखानों में काम करने वाले एक बड़े पैमाने पर जो लोग लगे और उसमें काम करते हुए जो आय का अर्जन हुआ, उस आय के अर्जन और इन सब के साथ जो बड़े लोग लगे हुए थे बड़े पैमाने पर, ये धीरे धीरे एक नए वर्ग के रूप में हमारे सामने आ रहे। इस उभरते हुए नए वर्ग को ही मध्य वर्ग कहा गया। और रॉल्फ फॉक्स जब कहा उन्होंने कि उपन्यास मध्य वर्ग का महाकाव्य है, तो उसके पीछे एक यही तर्क था कि आधुनिक समय में जब मध्य वर्ग का उदय हो रहा था, तब साहित्य में एक नई विधा प्रस्तुत हो रही थी पश्चिम में, जिसे हम उपन्यास कहते हैं। यहीं पर मैं एक वाक्य में आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि उपन्यास और कहानी के बीच में अगर अंतर करना होगा कि उपन्यास किसे कहा जाए और कहानी किसे कहा जाए, अगर यह कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर कुछ इस तरह से हो सकता है कि उपन्यास मनुष्य के जीवन के विविध पक्षों को अपने में समेटता है और कथा करता है, विविध पक्षों।
यानी कि मनुष्य के जीवन के वैविध्य पक्ष उपन्यास में आते। कहानी मनुष्य के जीवन के किसी एक पक्ष को लेकर के लिखा जाता है। उसमें दो पक्ष भी आ सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर उपन्यास में मनुष्य का जो सार्वभौमिक पक्ष, जो सर्वकालिक पक्ष है, वो सारे पक्ष उपन्यास में आते हैं और कहानी में यह उस ढंग से नहीं आती। यह मोटे तौर पर अंतर आप करें। हिंदी उपन्यास की जब मैं बात कर रहा हूं और उसकी परंपरा में जब मैंने नवल कथा और कादंबरी की बात की और उपन्यास के सैद्धांतिक पक्ष पर विभिन्न आलोचकों ने जो परिभाषाएं, जिसमें से बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इन सब ने उपन्यास की परिभाषिकी दी कि उपन्यास में क्या होना चाहिए और उपन्यास क्या है। और यह पारिभाषिकी जो उन्होंने दी वह उपन्यास के स्वरूप के विकास को देखते हुए समय समय पर दी। अब आप देखेंगे कि उपन्यास का जो विकास होता है हमारे, तो हिंदी साहित्य में उसे मोटे तौर पर 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। एक, प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास, दूसरा प्रेमचंद के समय का उपन्यास, और तीसरा प्रेमचंद के बाद का उपन्यास। अब प्रेमचंद के नाम पर ही ये 3 काल क्यों बने? तो आप सभी जानते होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास प्रेमचंद सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार माने गए। इसलिए उनके नाम के आधार प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद कालीन उपन्यास और प्रेमचंद के बाद का उपन्यास ये कहा। ठीक है, तो अब यदि यह कहा जाए कि ये जो 3 कालखंड हैं, उन 3 कालखंड में जो उपन्यास आए उसकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या थी, मुख्य विशेषताएं क्या थी, ये 3 काल को अलग अलग क्यों बांटा? क्यों कहा गया कि ये प्रेमचंद से पूर्व का उपन्यास है? क्यों कहा गया कि ये प्रेमचंद के दौर का उपन्यास है? क्यों कहा गया कि ये प्रेमचंद के बाद के दौर का उपन्यास है? तो संक्षेप में मैं आपसे अगर कहूं कि आपको उपन्यास की जो कथा संरचना है इस तीनों दौर और जो कथा की शुरुआत है इस तीनों दौर के उपन्यासों और इन तीनों दौर के उपन्यासों के जो लक्षण हैं वे बहुत ही अलग हैं। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास मोटे तौर आनंद और मनोरंजन को लेकर के लिखे गए। उपन्यास का लक्ष्य था मनोरंजन प्रदान करना, आनंद प्रदान करना। इस दौर में जो सबसे अधिक चर्चित लेखक हुए और जो उनका उपन्यास चर्चित हुआ उनमें से आप में से अधिकांश उनका नाम जानते। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता क्लिष्ट अय्यारी रहस्य को लेकर के कथा लिखी गई थी और एक कथा के भीतर कई कथाएं उसके अंदर कही गई थी। चंद्रकांता को लेकर के दूरदर्शन में एक धारावाहिक भी बनाया जो कि आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा और जाना। उसी तरह से मनोरंजन प्रधान होने के कारण इन उपन्यासों में जो प्रेमचंद से पूर्व के थे, इन उपन्यासों का लक्ष्य कोई सामाजिक परिवेश की कथा कहना नहीं था। इसमें एकमात्र लक्ष्य था कि किस तरह से समाज और जो मनुष्य है उसका मनोरंजन किया जाए। और मनोरंजन क्या, यह दौर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया
क्यों तो ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि यह तो अजीब बात है कि समाज की जो अपनी विसंगतियां हैं, समाज की जो अपनी बुनावट है, इसकी कथा कहने वाला कोई उपन्यास नहीं है। यह सारे उपन्यास तो किसी दूसरी दुनिया, किसी रहस्य लोक की कथा कह रहे हैं, किसी जासूसी और अय्यारी की समाज कथा कह रहे हैं, जो कि हमारे समाज के भीतर दिखलाई नहीं देता। औपनिवेशिक सभ्यता के दबाव के कारण और अंग्रेजों की नीतियों के कारण जो समाज के भीतर विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी, उसकी कथा कहने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो धीरे धीरे उपन्यास की कथा से मनोरंजन के तत्व बाहर निकलने लगे और सामाजिक यथार्थ के तत्व प्रवेश करने लगे। और इसको लेकर के प्रेमचंद उपन्यास की दुनिया में प्रस्तुत होते हैं। उनके उपन्यास में आपको सामाजिक यथार्थ दिखलाई देंगे, मनुष्य के जीवन की सच्चाइयां दिखलाई देंगी। तो उस समय के उस दौर में जो ब्रिटानी हुकूमत के द्वारा की जा रही असमानताओं के समाज का जो निर्माण हो रहा था, उसकी बुनावट भी आपको इस दौर के उपन्यास में दिखलाई देगी। और यह प्रेमचंद का दौर है जो सामाजिक यथार्थ का दौर है। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है जो आपको जाननी है कि सामाजिक यथार्थ को प्रेमचंद अपने उपन्यासों में बताते बताते, अपने उपन्यासों में वर्तमान समय की समस्याओं के बारे में बात करते करते प्रेमचंद इसका उत्तर भी प्रस्तुत करते हैं। और उपन्यास के आखिर आते आते जिन समस्याओं के बारे में इस उपन्यास में कथा कही जा रही होती है, उस समस्या का प्रेमचंद हल भी बताते हैं अपने उपन्यास में, उसका उत्तर भी बताते हैं। और उत्तर का जो ढांचा है वह आदर्शवादी है। और यही इस दौर के उपन्यासों की एक सीमा भी है। और यह सीमा जब मैं कह रहा हूं तो आज मैं कह रहा हूं, उस दौर में जब लिखा जा रहा था तो ये सीमा नहीं थी, बल्कि एक बड़ी बात थी कि उपन्यासों में उसके हल भी बताए जा रहे हैं। और वे हल आदर्शवादी थे। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद ने 1918 में एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है सेवा सदन। मैंने प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास चंद्रकांता संतति की बात की उदाहरण दी। उसी तरह से प्रेमचंद के दौर के संदर्भों को समझने के लिए प्रेमचंद के पहले उपन्यास सेवा सदन के बारे में आपको बता रहा हूं। सेवा सदन प्रेमचंद ने 1918 में, इस उपन्यास में समाज में जो वेश्या की समस्या थी, वेश्याओं की जो आवाज थी और वेश्या के रूप में स्त्री की जो पीड़ा थी, उस स्त्री की पीड़ा को लेकर जो इसके पात्र का नाम सुमन है, उसकी पीड़ा को लेकर के यह उपन्यास लिखा गया। और किस तरह से प्रेमचंद उस पूरे वेश्या के समाज से सुमन को बाहर निकाल करके एक आदर्श निकेतन की स्थापना करती, जिसमें रह करके वह समाज की सेवा करती। एक आदर्श निकेतन की स्थापना प्रेमचंद आखिर आखिर में करते। उपन्यास में जितना आसानी से होता हुआ दिखलाई देता है, यथार्थ परक समाज में यह इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रेमचंद का लक्ष्य चूंकि आदर्श की तरफ था और इसलिए वे अपने उपन्यासों में इस तरह के समाधान को प्रस्तुत करते हुए दिखलाई
क्योंकि प्रेमचंद पर उस समय महात्मा गांधी का भी प्रभाव था, और महात्मा गांधी द्वारा किए जा रहे तमाम तरह के समाज सेवा जो वो कर रहे थे महात्मा गांधी, उसका प्रभाव भी उन पर, प्रेमचंद पर था। महात्मा गांधी हृदय परिवर्तन के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। प्रेमचंद भी अपने उपन्यासों में पात्रों के माध्यम से हृदय परिवर्तन पर विश्वास करते और यह मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बुरा है वह सिर्फ बुरा ही नहीं है, बल्कि उसमें अच्छाई के चिन्ह मौजूद होते जिसकी पहचान की जानी चाहिए। इसलिए प्रेमचंद उस अच्छाई पर यकीन करके आदर्श की तरफ, यथार्थ से आदर्श की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए प्रेमचंद के उपन्यासों के दौर को आदर्शो उन्मुख यथार्थवाद कहा जाता है। कौन सा यथार्थवाद? वह यथार्थवाद जो आदर्श की ओर उन्मुख है, जो आदर्श की ओर गतिशील है। यह आदर्शो उन्मुख यथार्थवाद प्रेमचंद के दौर के संदर्भ में यह कहा जाता है। मैंने कहा कि प्रेमचंद से पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, ये सभी विद्वान उपन्यास के पूरे कलेवर कि उपन्यास किस तरह का होना चाहिए, उपन्यास में क्या होना चाहिए, उस पर विस्तार से विचार कर चुके थे। इसके साथ ही जब प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास में जब मनोरंजन की बात थी, प्रेमचंद के दौर में जब आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद की थी, यानी कि इस दौर में समाज का जो यथार्थ था, ध्यान दीजिएगा मैं बार बार समाज का, परिवेश का उल्लेख कर रहा हूं। तो जो समाज और परिवेश का जो यथार्थ था, उस यथार्थ को का उल्लेख इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण माना। प्रेमचंद के बाद यह देखा गया कि उपन्यासों में समाज के यथार्थ में तो बहुत बात की जाने लगी है, लेकिन मनुष्य के जीवन का जो अपना यथार्थ, मनुष्य के जीवन की जो अपनी सच्चाइयां, मनुष्य की जो अपनी परेशानी है, उसका जो अपना दुख है, उसका चित्रण कौन करे? समाज 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 की बात करते करते व्यक्ति का जो अपना चित्त है, व्यक्ति का जो अपना मन, उसका उल्लेख बहुत मिल नहीं रहा है बड़े पैमाने। तो प्रेमचंद के बाद जब उपन्यास का विकास, तो उसका विकास कई धाराओं में, उसकी कोई एक धारा नहीं। जैसे एक धारा विकसित हुई मनोविश्लेषणवादी धारा, यानी मनुष्य के मन में घटने वाली घटनाओं केंद्रित करते हुए जो कथा कही जा रही, वह मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की धारा कही। जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी मुख्य रूप से इस धारा के उपन्यासकार माने गए, जिन्होंने मनुष्य के मन की कथा को हमारे सामने रखा। यह एक ऐसा दौर था जिसके बारे में ये कहा गया कि व्यक्ति का जो चित्त है, वह चित्त बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं कि विश्व में इस दौर में मनोविश्लेषण को लेकर के बड़े बड़े विचारकों का आरंभ हो रहा था। सिगमंड फ्राइड का नाम आप सबने सुना होगा, युंग का नाम आपने सबने सुना होगा। तो विश्व में फ्राइड के सिद्धांत की एक धूम मची हुई थी और पूरे विश्व पर उसका असर हो रहा था। तो जाहिर है कि भारत में भी उसका असर हो रहा था। उसके प्रभाव में आकर के मनुष्य के
चित्त, मनुष्य के मन उपन्यास में जिस तरह से आते हैं उसको लेकर के ईलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र कुमार हमारे सामने आते हैं और यह मनोविश्लेषणवादी धारा मानी जाती है। उसी तरह से प्रेमचंद के बाद की एक धारा यथार्थवादी धारा है। यथार्थवादी धारा वह है कि समाज में और व्यक्ति के जीवन में जो जैसा है, जिस रूप में है, उस रूप में उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसमें उसमें किसी भी तरह की मिलावट पसंद नहीं की गई। जब मैं यह कह रहा हूं तो मैं यहां से फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि इसी दौर में सामाजिक विचारधाराओं के विकास के दौर में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का विकास हो रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा था। और मार्क्स के विचारधाराओं के भीतर से यथार्थवाद का जो दृष्टिकोण विकसित हो रहा था, उस दृष्टिकोण का प्रभाव भारत के साहित्यकारों पर भी पड़ रहा था। हिंदी के उपन्यासकारों में से कई उपन्यासकारों पर इस विचार का प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने उपन्यास में उस यथार्थ के दौर को अपने उपन्यास में रेखांकित किया। रांगे राघव के उपन्यासों में आप इस यथार्थ को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। प्रेमचंद के युग में ही प्रेमचंद के बाद के उपन्यास के विकास की एक धारा ऐतिहासिक उपन्यास की धारा में भी खुलती है। मनोविश्लेषणवादी धारा थी, यथार्थवादी धारा थी और ऐतिहासिक धारा थी। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की भी अपनी एक खास तरीके का विकास हिंदी साहित्य में हमें दिखलाई देता है। वृंदावन लाल शर्मा ऐतिहासिक पात्रों को उठाकर वर्तमान संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में उसे रख करके उपन्यास लिख रहे हैं, चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई के आधार पर हो या वैशाली की नगर वधू में आम्रपाली के जीवन को आधार बना करके। वे पुराने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से नए तरह से कथा कह रहे थे। तो प्रेमचंद के बाद के इस युग में ऐतिहासिक धारा का भी विकास होता है, जिसमें वृंदावन लाल शर्मा, चतुरसेन शास्त्री और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम लिया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास वान भट्ट की आत्मकथा आपको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ना है, जो इसी धारा से निकल करके आती है। अच्छा, यथार्थवादी धारा के अंदर मैंने रांगे राघव के उपन्यासों का नाम लिया, लेकिन सिर्फ रांगे राघव ही नहीं थे उस समय आप नाम सुनते हैं यशपाल, उनका उपन्यास दिव्या, दादा कामरेड बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास साबित हुए। नागार्जुन, जिसे आप कवि के रूप में जानते हैं, उन्होंने उस दौर में उपन्यास लिखे। बलचनमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास। उसी दौर में भीष्म साहनी आते हैं और भीष्म साहनी के भी यथार्थ परक उपन्यास देखने को मिलते हैं। तो मनोविश्लेषण, यथार्थवादी और ऐतिहासिक धारा आपको दिखलाई देती है। इसके साथ प्रेमचंद के बाद की जो एक और धारा दिखलाई देती है, वह है आंचलिक उपन्यासों का दौर हमें दिखलाई देता है। आंचलिक उपन्यासों के दौर में जो सबसे बड़ा नाम लिया जाता है वह किसका लिया जाता है? आप में से कोई बता पाएगा आंचलिक उपन्यासकार का नाम? आप में से कोई बताए मुझे। किसी को पता है आंचलिक उपन्यास? सही सर। कोई नहीं जान रहे हैं? तो प्रेमचंद के बाद जो आंचलिक उपन्यास का विकास होता है,
उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक मानेंगे उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी आप पढ़ेंगे, उसका उल्लेख मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, रसप्रिया, जो इसी पाठ्यक्रम में है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल, यह आंचलिक उपन्यास की धारा में आता है। आंचलिक क्यों? तो आंचलिक इसलिए कि यह उपन्यास एक विशेष अंचल की, विशेष गांव की कथा है, और उस गांव की जो कथा यह उपन्यास कहता है वह हॉरिजेंटल नहीं कहता है, बल्कि वर्टिकल कहता है। वर्टिकल मतलब ये हॉरिजेंटल ये हुआ और वर्टिकल ये हुआ, क्या अंतर हुआ दोनों में? कोई बता सकते हैं? वर्टिकल और हॉरिजेंटल का तात्पर्य क्या है यहाँ पर जब मैं ये कह रहा हूं? तो बताइए कोई आपस में, आप में से कोई। सर ये शायद ऊपर समाज के ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक आने की बात होगी। हाँ, और कुछ? ठीक है, और कुछ बताइए। और कोई टिप्पणी करना चाहें ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल को लेकर के? बोलिए, आप लोगों में से कोई बोलिए। ये कोई बहुत कठिन सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं। सर हॉरिजॉन्टल में समानांतर परिस्थिति, हाँ हाँ, और हाँ वर्टिकल में भेदभाव जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ हो। ठीक है, मतलब कथा जो कही जा रही है, तो हॉरिजेंटल वह हुआ कि जिस समाज, जिस देश, जिस राज्य की कथा की जाए वो पूरा फैला हुआ है। ठीक है, इसे क्षैतिज कहते हैं। ठीक है ना, हॉरिजेंटल का हिंदी हुआ क्षैतिज। तो क्षैतिज विकास है, जितने भी अवयव हैं वो सब उसमें समेकित किए जाते हैं। वर्टिकल जिसका अनुवाद लंबवत हुआ, वह यह हुआ कि जिस चीज के बारे में कथा कही जा रही है उसके एक एक पक्ष को गहराई के साथ बहुत ढंग से कही जा रही। फणीश्वर नाथ रेणु जो कि आंचलिक उपन्यासकार माने गए हिंदी साहित्य के इतिहास में, उन्होंने अपनी अपनी उपन्यास मैला आंचल में अपने एक विशेष अंचल, बिहार बिहार के राज्य के एक विशेष क्षेत्र का की कथा कर, पूरे बिहार कथा वो नहीं कर रेणु रेणु उस बिहार के किसी एक इलाके, जो मिथिला का इलाका है, तो उस मिथिला के इलाके की वो कथा कर, और उस अंचल की जितनी भी विशेषताएं उस उपन्यास में वो आती, इसलिए उसे आंचलिक उपन्यासकार के तौर पर देखा गया। तो प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास का जो विकास हो रहा है वो कई धाराओं में हो रहा है। कौन कौन सी धाराएं बताई मैंने? बताइए, कौन कौन सी धाराएं मैंने बताई? प्रेमचंद के बाद उपन्यास की धाराओं का जो विकास हुआ उसमें से किन किन धाराओं का उल्लेख मैंने किया? सर पहला मनोविश्लेषण धारा, दूसरा यथार्थवादी धारा और तीसरा ऐतिहासिक धारा, और चौथा आंचलिक। आंचलिक। जी सर। ठीक है, ये मोटे तौर पर इन चार धाराओं से उपन्यास का विकास हो रहा था। सभी धाराओं में लेखकों के नाम आपने जाने। अब मैं इस चार धाराओं के विकास के बाद एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं, वह यह कि इसी दौर में जब आंचलिक, मनोविश्लेषणवादी, यथार्थवादी और ऐतिहासिक धाराओं, अच्छा ये सब ऐसा नहीं था कि
इन धाराओं का विकास जो हो रहा था, तो एक के खत्म होने के बाद दूसरी धारा का विकास हुआ, फिर दूसरी खत्म हुई तब तीसरी हुआ, तीसरी खत्म हुई तो चौथी हुआ। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल समझिएगा। ये सभी एक साथ आवाजाही कर रहे हैं, ठीक है। एक ही दौर में कई तरह के उपन्यास लिखे जा रहे थे, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं था कि कैंची की तरह एक धारा कटी तो दूसरी धारा शुरू हुई, फिर दूसरी को काटा गया तो तीसरी शुरू हुई, ऐसा नहीं था, ठीक है। ये स्पष्ट होना चाहिए। तो इस पूरे परिदृश्य में जब ये एक वातावरण बन रहा था इस तरह के उपन्यास की धाराओं का, तो एक बड़ा आंदोलन हिंदी साहित्य में उत्पन्न होता है, और यह आंदोलन उत्पन्न होता है हिंदी कहानी के विकास, उपन्यास के भीतर इसे पढ़ते हुए जो हिंदी कहानी आंदोलन का जो विकास क्रम है, वह भी विकास क्रम इसी उपन्यास की तरह ही चला है। लेकिन इस दौर में जब 3-4 धाराएं उपन्यास की चल रही थी, इसी दौर में हिंदी कहानी के भीतर ही एक नए तरह का आंदोलन आरंभ हो रहा था, जिसे हम नई कहानी आंदोलन के नाम से जानते हैं। जो ये नई आंदोलन कहानी था, यह नई कहानी आंदोलन इसलिए था कि यह अपने पहले के कहानियों की जो संरचना थी, जो कथा की बुनावट थी, उसको बिल्कुल पीछे छोड़ता है और ये कहता है कि हमसे पहले जो कहानियां कही जा रही थीं, उन कहानियों में मनुष्य की जो संवेदना है और समय का जो सच है वह नहीं आ रहा। एक दूसरा, कहानी कहने का जो तरीका था वो बहुत पुराना था। जिन शब्दों वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा था वह आउटडेटेड था। हम जब आए हैं इस नए कहानी आंदोलन में, तो जिस तरह की संवेदना को लेकर के हम आए हैं वह नई बात है। तो नई बात क्या है जिसे वो कह रहे हैं कि वो नई बात है और नई कहानी आंदोलन में उसको लेकर के आ रहे हैं? तो दरअसल मैं फिर से आप लोगों के साथ इसे आग्रह करता हूं कि हिंदी साहित्य को पढ़ने में और उसकी कहानियों, उपन्यासों या आलोचना को पढ़ते हुए आप सबको उस दौर के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास को भी जानना होगा। तभी आप यह बारीकी से इन सबको समझ सकेंगे। जैसे जब मैंने ये कहा कि नई कहानी आंदोलन ने कहा कि हम नई संवेदना के साथ आए हैं, नई चीजों को लेकर के आए, नई भाषा शैली को लेकर के आए, कथा कहने के नए तरीके को लेकर के आए, और जो इससे पहले थे वो अलग किस्म के थे। जब वो ऐसा कह रहे हैं तो उनमें नया क्या है, ये हमको और आपको जानना पड़ेगा। और इस जानने के लिए कहानी और उपन्यास के भीतर आप उतरे, उससे पहले आपको उस समय के सामाजिक संरचना को समझना होगा। भारत आजाद हो चुका है। भारत के आजाद हुए 20 से 25 साल हो गए हैं। आजादी के दौर में देखे गए सपने कि आजाद मिलने के बाद मेरे सपने पूरे होंगे, और वे सपने धीरे धीरे पूरे नहीं हो पा रहे थे। बेरोजगारी और असमानता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सरकारी कार्यालयों में लाल फीताशाही बढ़ती जा रही थी। लोगों को काम करना मुश्किल हो रहा था। भारत में रूस के आधार पर, पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर कृषि का विकास किया जा रहा था, उद्योगों का विकास किया जा रहा था, और इस विकास के क्रम में भ्रष्टाचार भी फैलता जा रहा था।
और उन सब का प्रभाव समाज पर पड़ रहा था, मनुष्यों पर पड़ रहा था। उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी बेचैनियां, उनकी संवेदनाएं, उनकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। परिवार की सामाजिक संरचना धीरे धीरे टूटने लगी थी। इन सब का असर समाज पर पड़ रहा था और उसी को लेकर के नई कहानी आंदोलन में जो लेखक आए तो इसी तरह की नई संवेदना को लेकर के उन्होंने कथाएं लिखनी शुरू की, कहानियां लिखनी शुरू की और एक बड़े पैमाने पर हिंदी साहित्य की चिंतन में एक बदलाव दिखलाई देता है। तो नई कहानी आंदोलन के समय में जो बदलाव आया कथा के कहने के तरीके में और भाषा के शिल्प में, दोनों स्तरों पर जो बदलाव आया, इसका प्रभाव हिंदी उपन्यास के लेखकों पर भी पड़ा। और जो लोग नई कहानी आंदोलन में कहानियां लिख रहे थे उनमें से अधिकांश लेखकों ने उपन्यास भी लिखे थे। तो उनकी कहानियों में और उनके उपन्यासों में हमें उस तरह की नई संवेदना दिखलाई देती। जैसा कि मैं इस अंतर को आप ध्यान रखिएगा कि प्रेमचंद से पूर्व मैंने कहा था कि मनोरंजन प्रधान, प्रेमचंद के दौरान में मैंने कहा कि सामाजिक यथार्थ जो कि आदर्शों उन्मुख था वह आया। प्रेमचंद के बाद हमने ये कहा कि व्यक्ति की संवेदना और व्यक्ति का मन, समाज के भीतर जो व्यक्ति रह रहा है उस व्यक्ति की कथा कहने की प्रधानता शुरू हुई प्रेमचंद के बाद। इस तरह की बात पर आप ध्यान रखिएगा जो बदलाव आ रहे हैं। और नई कहानी आंदोलन में हमने कहा कि जो नई संवेदना थी, और जब मैं नई संवेदना कह रहा हूं तो नई संवेदना में नई क्या है, तो उस नई का जो परिवेश था, जो समाज था, उसका उल्लेख मैं कर चुका हूं। तो एक साथ एक लाइन में सोचिएगा, मनोरंजन, यथार्थ परक आदर्शोन्मुख, व्यक्ति का मन, व्यक्ति का चित्त, उसके बाद नई संवेदना और नई भाषा शिल्प, नई कहानी आंदोलन में। तो एक विकास क्रम है उपन्यासों और कहानियों का जो कि आगे बढ़ता जा रहा है और हर दौर के अपने अपने रचनाकार और लेखक हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस नई कहानी आंदोलन के भीतर जो उपन्यास लिखे गए और जो उपन्यास लिखने वाले लोग थे उसमें मोटे तौर पर आप नाम जानते हैं राजेंद्र यादव। उसका एक उपन्यास है सारा आकाश। शहर में रहने वाले एक स्त्री पुरुष के बीच के जो संबंध, वो संबंध रोजगार के मसले पर, बेरोजगारी के मसले पर किस तरह से, और परिवार के निर्माण के मसले पर, घर के निर्माण के मसले पर किस तरह की परेशानियां होती हैं, किस तरह की टकराहटें स्त्री पुरुष के बीच में होती हैं, इन सब को लेकर के राजेंद्र यादव ने सारा आकाश में इसको लिखा। इसी दौर में हरिशंकर परसाई की रचनाएं आती हैं। इसी दौर में श्रीलाल शुक्ल का जब मैं नाम लेता हूं तो मेरा मन करता है कि ठहर करके मैं उनकी एक महत्वपूर्ण कृति के बारे में आपको बताऊं जिसका नाम है राग दरबारी। आप में से किसी ने नाम सुना है? आप में से किसी ने राग दरबारी का नाम सुना है? जी सर, जी सर, सुना है? जी सर। बहुत बढ़िया। पढ़े हैं श्रीलाल सर, पढ़े शुक्ल हैं। की पढ़ी भी है? किसने पढ़ी है? पढ़े हैं। हैं? मैंने पढ़ी है। नाम बताइए। मैंने पढ़ी है सर। सर मेरा नाम विपिन नामदेव है। विपिन नामदेव। तो चलिए आपने जी सर, सॉरी सर, ये व्यक्तिगत आईडी क्या खुल जी रही थी क्या मेरी, चीज? इससे जो मेरी व्यक्तिगत आईडी खुल नहीं पा रही थी, इसलिए इससे कोई जुड़ बात गया, नहीं, माफ कोई कीजिए बात सर। नहीं। तो राग दरबारी में क्या है विपिन नामदेव, बताइए 2 वाक्य में। सर मैंने जब मैं ग्रेजुएशन में था तो वह एक आंचलिक उपन्यास है और व्यंग प्रमुख उपन्यास है जहां तक मैंने उसको पढ़ पाया। और जो दूर सुदूर गांव की बिहार के एक गांव, बिहार और उत्तर प्रदेश के लगे हुए इलाके, नेपाल से लगे हुए इलाके, उस जगह की जो है पूरी गाथा हमें सुनाता है, जिसमें सांस्कृतिक सामाजिक रूप से और स्वतंत्र भारत और स्वतंत्रता के पश्चात
की घटनाओं के बारे में हमें एक मिला जुला जो है लेखा जोखा प्रदान करता है, जिसमें कि सारे स्तर के लोगों से हमारी मुलाकात होती है, चाहे वो जमीन के छोटे किसान से लेकर खेतिहर मजदूर से लेकर बड़े नेता और प्रधानमंत्री तक जाती है वो बात। और सर मैंने उसको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ा और बहुत अच्छा लगा सर। कोई बात नहीं। राग दरबारी बिहार का अंचल उसमें नहीं है, तो वो कोई उत्तर प्रदेश का ही समाज है, उसमें बिहार का नहीं आता है। बाकी बातें आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उसमें किस तरह की बातें हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी के संदर्भ को लेकर के कि नई कहानी आंदोलन के दौर में जो चीजें विकसित हो रही थी, उसमें श्रीलाल शुक्ल का यह उपन्यास भी आता है। देखिए, आप सब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आने वाले समय में आप इसके स्कॉलर बनेंगे, कई लोग बनना चाहेंगे भी। मैं अपने विद्यार्थियों को बहुत संकोच के साथ, और ये कि अगर आप बहुत नहीं पढ़ना चाहते, आप बहुत मेहनत करना नहीं चाहते, आप बहुत व्यस्त हैं और समय आपके पास बहुत कम है, तो हिंदी साहित्य के कम से कम 4 उपन्यास तो अवश्य पढ़ें, जिससे कि आप पूरे उत्तर भारत के सामाजिक संरचना को बहुत ढंग से समझ सके, अगर आपने वे 4 उपन्यास पढ़ लिए तो। और जब मैं ये कह रहा हूं 4 उपन्यास, तो मैं जानता हूं कि मैं सैकड़ों उपन्यासों के साथ अन्याय कर रहा हूं, जिसे पढ़ना चाहिए प्रत्येक एक अच्छे हिंदी के अध्येता। लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि धीरे धीरे पढ़ने की प्रवृत्तियां बहुत कम हुई हैं और लोग न पढ़ना चाहते हैं और ना ही मेहनत करना चाहते, वे बनी बनाई चीजों के आधार पर अपने जीवन को देखना चाहते हैं और करियर को आकार देना चाहते हैं। मेहनत जितनी कम करनी पड़े, इसलिए इसको लक्षित करके मैं सिर्फ 4 उपन्यास का नाम बताता हूं, हर एक विद्यार्थी को बताता हूं, जिसे आपको पढ़ना चाहे तो आप चारों नाम नोट कर लें, और कभी मौका मिले जीवन में, अभी नहीं कभी भी, तो उसे जरूर पढ़ें। नोट कर लें। पहला उपन्यास गोदान प्रेमचंद का, दूसरा उपन्यास मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, तीसरा उपन्यास राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, चौथा उपन्यास आधा गांव राही मासूम रजा। आपने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आपने नोट कर लिया? हाँ सर, हाँ सर। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। आप में से कुछ लोग भी इसको अगर पढ़ लेंगे, 4 उपन्यास, इसमें से 2 तो आपको आपके पाठ्यक्रम में ही है। एक तो मैं 2 नहीं बल्कि 1 है गोदान, और मैला आंचल भी पाठ्यक्रम में हुआ करता है। हमारे विश्वविद्यालय का जो रेगुलर डिपार्टमेंट में उसे मैला आंचल भी है, तो उसे भी पढ़ना होता है। मैला आंचल पर एक विस्तार से एक लेख हमने लिखा हुआ है। यदि आप में से कोई उस लेख को पढ़ना चाहें तो गूगल में मेरा नाम हिंदी में टाइप करेंगे तो और लिखेंगे मैला आंचल, तो आ जाएगा लेख मेरे नाम के साथ में, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। खैर, तो नई कहानी आंदोलन के प्रभाव के कारण जो नए मनुष्य के नए चित्त का विकास हो रहा था, जिसमें से कि राजेंद्र यादव श्रीलाल शुक्ल उपन्यास लिख रहे थे, इसी दौर में अमरकांत एक बड़े लेखक हुए, वे उपन्यास लिख रहे थे। कृष्ण बलदेव वैद उपन्यास लिख रहे थे। कृष्ण बलदेव वैद को थोड़ा सा लिस्ट से हटाकर अलग रखें, उसके बारे में अलग बात की जा सकती है। उसके साथ में ही मोहन राकेश
जो कहानी भी लिख रहे थे, नाटक भी लिख रहे थे और उपन्यास भी लिख रहे थे। उनका नाटक भी आपको पढ़ना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी भी आपको पढ़ना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। कमलेश्वर एक लेखक हुए जो नई कहानी आंदोलन के उपजीवी कथाकार थे, उनका उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण माना गया। निर्मल वर्मा, जिसकी कहानी का जिक्र मैंने किया था, परिंदे, वे अपने उपन्यास को लेकर के हमारे सामने आते हैं। मनोहर श्याम जोशी एक बड़े रचनाकार इस दौर के, उनका उपन्यास कसब, हमजाद, क्या, ये 3 उपन्यास जो है वो एक नई भाषा शैली और नई भाषा बनावट को लेकर के हमारे सामने आ गए। इसके साथ ही जो कृष्णा सोपती लेखिका हुई, जो मनु भंडारी हुई, जिसकी मृत्यु बिहार में ही हुई, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास नीला चांद, बनारस और काशी के बैकड्रॉप पर लिखा हुआ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसी तरह से शानी नाम के एक उपन्यासकार हुए जिनका काला जल बहुत प्रसिद्ध। मार्कंडेय जो इलाहाबाद के लेखक थे, जिनका उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हुआ और कहानियां भी महत्वपूर्ण। जिन लेखकों के मैं अभी नाम ले रहा हूं आपके सामने, इन सभी ने कहानियां भी लिखी और उपन्यास भी लिखे, और इनमें से 1-2 लोगों ने नाटक भी लिखे। तो कहानी और उपन्यास साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब जब मैंने कहा कि नई कहानी आंदोलन के दौर के ये लेखक उपन्यास और कहानी को एक नए तरीके से रच रहे थे, तो मुझे थोड़ी देर यहां पर रुक कर आपके सामने एक और बात साझा करनी चाहिए। किस पूरे दौर में जब नई कहानी आंदोलन दौर चल रहा था और उसमें विषय वस्तु की संवेदना और कहने की जो शैली, यानी कि भाषा से जो अलग ढंग से लिखी जा रही थी और अपने समय से पहले के कथाकारों को चुनौती मिल रही थी, तो हिंदी कहानी में और उपन्यास में एक बार फिर से नए दौर का आरंभ होता है। और ये कहा जाता है कि नई कहानी आंदोलन के दौर की संवेदनाएं और शिल्प एक खास तरह से एक रस होती जा रही। जिस तरह से नई कहानी आंदोलन के लोगों ने अपने पूर्व के लोगों को चुनौती दी थी, उसी तरह से अब नई कहानी आंदोलन के लोगों को चुनौती देने वाली एक नई पीढ़ी सामने आ गई। और उसने कहा कि नई कहानी आंदोलन के लोगों की जो कथा कहने की शैली थी, जो शिल्प था, उसमें एक खास तरह का मोनोटोनस राग सुनाई देता है, एक किस्म का खास राग सुनाई देता है। हम आधुनिकता के मूल्यबोध से परिपाक होकर एक नए कहानीकार के रूप में उदय हो रहे हैं और एक नया दौर शुरू होता है हिंदी कहानी में और हिंदी उपन्यास में, फिर से जो नई कहानी आंदोलन से आगे की चीज है, जिसका नारा था कि वह आधुनिकता के मूल्यबोध से परिपूर्ण होकर के सामने आए। और उसमें से जो नए लेखक बन करके आए, उनका नाम है काशीनाथ सिंह, दूधनाथ, ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, संजीव, और एक महत्वपूर्ण लेखक जिनका उपन्यास का नाम आप सबने सुना होगा, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास मुझे चांद चाहिए। ये नाम किसने सुना है? नहीं सर। देखिए, आधुनिक मूल्यबोध से परिपूर्ण यह उपन्यास आपको बहुत सुखद लगेगा। इसको जब पढ़ेंगे और जब पढ़ के खत्म करेंगे, ये पहले पन्ने से ही आप में सुख का एहसास है कि किस तरह से एक युवक और युवती आधुनिक समय में अपने जीवन को, अपने करियर को किस तरह से आगे बढ़ाती है और जिसमें परिवार का
कोई बहुत सपोर्ट हासिल नहीं है। इसकी एक बात जो लड़की है वह अपना नाम कैसे बदलती है, क्योंकि परिवार का के द्वारा दिया गया नाम उसको पुराना लगता है। वो लगता है कि इस नाम के साथ मैं बहुत आगे नहीं बढ़ पाऊं, और परिवार का विरोध करके वह अपना एक नया नाम रखती है और उस नए नाम के साथ वह आगे बढ़ती है और आदर्शित होती है। मुझे चांद चाहिए। तो आधुनिकता मूल्यबोध को लेकर के एक नया दौर शुरू होता है हिंदी साहित्य में, उपन्यास और कहानी, जिसमें कि नाम मैंने सुरेंद्र वर्मा का लिया, ज्ञान रंजन का लिया, दूधनाथ सिंह का लिया और काशीनाथ सिंह का लिया। काशीनाथ सिंह का एक उपन्यास आप सब जानते होंगे, मुझे उसका नाम का उल्लेख करना चाहिए, काशी का 80। इसी नाम से एक फिल्म भी बनी, काशी के 80 नाम से। सन्नी देओल ने जिसमें भूमिका अदा की है और चंद्रकांत द्विवेदी ने इस फिल्म को बनाया। काशी का 80 बनारस के पूरे जीवन पद्धति को लेकर लिखा गया है और उसमें जो चाय के अड्डे हैं, उन चाय अड्डों पर होने वाली जो राजनीतिक बातचीत है, जो जो मतलब उसमें एक स्तर पर लोकल भी है, स्थानीय लोग भी हैं जो स्थानीय संवाद करते हैं, और दूसरा राष्ट्रीय समस्या भी है। तो एक ही तरह से वह उपन्यास लोकल भी है और ग्लोबल भी है, बड़े पैमाने पर। तो आप उसके जितने पात्र हैं उस सब में एक पारंपरिक मूल्य चेतना भी है, तो आधुनिक मूल्य चेतना भी है, और पारंपरिक मूल्य चेतना और आधुनिक मूल्य चेतना के बीच में टकराहटे भी हैं, आवाजाही भी है। इस दौर का उपन्यास काशीनाथ सिंह लेकर के आ रहे हैं। इसी दौर में मृदुला गर्ग का उपन्यास जो स्त्री की समस्याओं को केंद्रित करके लिखा गया, जिसमें से आप सब जानते होंगे, उन उपन्यासों का एक खास महत्व है। बाद के दिनों में उनके उपन्यासों पर कई स्कॉलर ने पीएचडी की उपाधि पाई, उनके उपन्यासों पर रिसर्च करके। उसके साथ ही नासिरा शर्मा आई उपन्यास को लेकर के। उनके उपन्यासों में भी नगर और उनके स्त्री के जीवन जो नगरों के भीतर बन रहा था, और जो नगरों की अपनी जो गतिकी है, उस गतिकी में स्त्री की जो अपनी पोजिशनिंग है वो किस तरह से बन रही है, नासिरा शर्मा लेकर के आ रही थी। इसी दौर में एक महत्वपूर्ण लेखिका आई प्रभा खेतान, पीली आंधी लेकर के आई, चलो पेपे घर चले, यह उपन्यास लेकर के आई। और इसी दौर में मैत्रेयी पुष्पा अपने उपन्यास लेकर के आई। तो ये सारे लेखक और लेखिकाओं ने नए मूल्यबोध के साथ, जिसे आधुनिक मूल्यबोध कहा गया, उसको लेकर के हमारे सामने आते हैं। इसी दौर में अलग से कई लोग, महिला जो कथाकार हुए, जिसका मैंने उल्लेख किया आपके सामने 3, 4, 5 नाम का, इसके अलावे भी कई और स्त्रियां आई जो नए संदर्भों के साथ इस पुरुष सत्ता के भीतर जो स्त्री का घुटन था, जो स्त्री का शोषण था, तो आधुनिक मूल्यबोध के प्रभाव में स्त्री की आवाज को भी हिंदी साहित्य में एक नई जगह इन स्त्री लेखिकाओं के द्वारा मिलना आरंभ हुआ, जिसमें ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा शोभती, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, ये सारे जो उपन्यासकार, सुधा अरोड़ा, मैत्रेयी पुष्पा, और आज के दौर तक अब देखें तो मधु काकरिया, जो आज के दौर की जो बिल्कुल आपके अपने समय की लेखिका है जो लिख रही हैं, मधु काकरिया हैं, जयश्री राय हैं, गीता श्री हैं, मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, और जिनको बुकर पुरस्कार मिला, नाम क्या है उनका बताइए? ये तो आपको बताना पड़ेगा। ये हिंदी साहित्यकार को अभी हाल में ही इंटरनेशनल वुमेन पुरस्कार मिला, जिसकी बहुत चर्चा हुई, अखबारों में, टीवी में, सब जगह उनके बारे में चर्चा हुई। अब से 2-2.5 महीने पहले आप लोगों ने तो टीवी देखा ही होगा, सोशल मीडिया पर रहते हैं। बताइए किसको मिला था बुकर पुरस्कार हिंदी उपन्यासकार को? वह स्त्री थी, वह लेखिका थी, जिसके उपन्यास को नाम बताइए। गीताश्री जी, गीताश्री गलत है। नहीं सर, नाम याद नहीं आ रहा है। मुझे बहुत दुख हो यदि आप में से कोई नहीं बताएगा तब।
बुकर पुरस्कार जिनको मिला हिंदी रेत साहित्य में भी। रेत रेत की समाधि। रेत समाधि, बिल्कुल सही। उपन्यास का नाम हाँ, रेत समाधि है उपन्यास का और जी। लेखिका का नाम है गीतांजलि श्री। हाँ, ठीक गीतांजलि है, श्री सर। जो आपके अपने दौर की लेखिका हैं। तो ये सब महिला लेखिका हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी के चरित्र को एक स्त्री की आवाज के साथ, आधुनिक मूल्यबोध के साथ स्त्री को एक नई आवाज देती है जो पुरुष सत्ता से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, अब इसी के बीच से जिन उपन्यासकारों के मैंने नाम बताए हैं, नई कहानी आंदोलन के उपन्यासकार और आधुनिकता मूल्यबोध के उपन्यासकारों के जो नाम बताए हैं, इन्हीं उपन्यासकारों में से कुछ नामों को निकाल कर अलग अलग संदर्भों से अध्ययन किया जाता है और बताया जाता है। जैसे अमरकांत का नाम मैंने लिया, मार्कंडेय का नाम लिया और संजीव का भी नाम मैंने लिया। अब इन तीन उपन्यासकारों और कहानीकारों को कहा जाता है कि इनकी कहानियों में ग्रामीण मूल्यबोध बहुत मजबूती के साथ आता है। और इन्हीं तीन नामों के साथ में एक और नाम जुड़ता है जो अभी जीवित है, जिसका नाम है शिवमूर्ति। इनके उपन्यासों में भी ग्रामीण चेतना हमें दिखलाई देती है। तो कई लोग जो पीएचडी करने के लिए हमारे यहाँ आते हैं तो वे ग्रामीण मूल्यबोध के आधार पर रिसर्च करना चाहते हैं और फिर ये 3-4 उपन्यासकारों का नाम वो लेते हैं और उसके पूरे कहानी और उपन्यासों पर फिर रिसर्च वो करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका तात्पर्य नहीं है। मुख्य तात्पर्य यह कहने का है कि हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास की जो पूरी दुनिया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वह 19वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी के शुरुआत तक अनेक रंगों, अनेक चरित्रों, अनेक संवेदनाओं, अनेक मूल्यबोधों, अनेक तरह के यथार्थ चित्रों, आदर्श चित्रों के आधार पर अनेक रंगों में हमारे सामने आती है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी उपन्यास और कहानी पर जो मैंने चर्चा आज की आपसे, मोटे तौर पर कुछ बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? जी सर, समझ में आई। जी सर। ठीक ठाक लगा आपको? हाँ सर। जी सर, बहुत। तो जो बातें मैंने बताई, इन बातों को सुनते हुए मन में कोई प्रश्न भी उठा? और नहीं उठा तो क्यों नहीं उठा? इस पर सोचिएगा कि सुनने कि इतना 1 घंटा सुनने के बाद भी कोई प्रश्न मेरे मन में अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा? क्या मेरे अध्ययन में कोई कमजोरी है? क्या अपने अध्ययन करते हुए कुछ कम पढ़ा? पढ़ते हुए क्या कम सोचा जो प्रश्न मन में नहीं आ रहे हैं? क्योंकि प्रश्न मन में आने चाहिए। जब प्रश्न मन में आएंगे और जब उसके उत्तर पाने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर ज्ञान की नई चीजें दिखलाएंगी। जैसे मैं एक अलग बात यहां पे कहता हूं आपसे, समय हालांकि हो गया है, ठीक है ना, तो संक्षेप में बात आपसे बताता हूं। जब मैं ये कह रहा था आपसे कि आप में से किसी के पास कोई सवाल हो तो आप में से क्यों नहीं चाहते हैं पूछना? आप पूछिए, आपको बोलना चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपको बोलना चाहिए। है एक बात। हाँ सर, हाँ सर, नमस्कार सर, मैं निधि बोल रही हूँ। सर, जैसे हम उपन्यास पढ़ते थे तो जैसे छुट्टियों में ऐसे रीड करते हैं, ठीक है, ऐसे उपन्यास अक्सर मैंने पढ़ा। तो वो उपन्यास पढ़ने और एक स्टूडेंट के रूप में जैसे अब मैं पढ़ूंगी उपन्यास, तो उस समय मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है कि क्या ध्यान रखना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने जो उपन्यास पढ़े होंगे, देखे होंगे छुट्टियों में या कहीं भी, वह उसमें मनोरंजन के लिए आपने पढ़ा होगा, आपको आनंद मिले इसलिए पढ़ा। अब जब उपन्यास आप पढ़ें तो आप अपने मन में कुछ कैटेगरी बना लें।
कि यह उपन्यास किस काल का है, किस समय का है। समय मालूम करें और किस स्थान का है, उसकी जगह मालूम करें। दो चीज आपने लिया, क्या टाइम क्या है इस उपन्यास का, और इस उपन्यास का ये जगह कौन सी, किस जगह की कथा कह रहा है। अब जब समय आपने देखा, मान लीजिए कि आपने एक उपन्यास उठाया जो 1936 में लिखा गया है, ठीक है। तो 1936 का जो उपन्यास लिखा गया है, तो आपके दिमाग में 1936 के समय के बारे में मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए कि 1936 का भारत कैसा था, 1936 का समाज कैसा था, 1936 के लोग कैसे थे। और आपने स्थान देखा कि किस स्थान का ये है, दिल्ली का है या पश्चिम बंगाल का है या केरल का है, किस जमीन का है। और जब जमीन का, जिस जमीन की कथा कही जा रही है, उस जमीन की अपनी विशेषताएं क्या है, ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। और उसके बाद तब उस उपन्यास के पात्रों के बारे में देखिए कि वे उपन्यास के जो पात्र हैं उनका चरित्र क्या है, इस उपन्यास के भीतर वह किस तरह की चारित्रिक विशेषताओं को लेकर उपन्यास में आगे बढ़ते जा रहे। और वे जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, जो चरित्र हैं, जो उपन्यास में आए हैं और बोल रहे हैं, उनके बोलने में किस तरह की जो मूल्य चेतना है उसका उल्लेख कर। वे जो बोल रहे हैं उनके बोलने में किस तरह की मूल्य चेतना, वे क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसका हमारे समाज से किस तरह का रिश्ता, जिस समाज में मैं रह रही हूं या मैं रह रहा हूं, उस समाज से इस उपन्यास का किस तरह का संवाद है या संवाद नहीं, दोनों बातें हो सकती हैं। तो हमारे अपने समय के साथ इस उपन्यास का क्या डायलॉग है, यह आपको पढ़ते हुए लगातार जानना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आखिर में कि यह उपन्यास मनुष्य के जीवन मूल्य के किस पहलू को उद्घाटित करने के लिए लिखा गया, सामाजिक जीवन के किस यथार्थ को उद्घाटित करने के लिए लिखा गया, इसकी कथा में क्या बात कही जा रही है, यह हमारे जीवन के किस मूल्य संवेदना को स्पर्श करता है। यह सब कुछ ख्याल अगर आप रखेंगे तो आपको उपन्यास पढ़ने में मजा दुगना आएगा और उस उपन्यास का अपना एक अर्थ भी आपके सामने खुल करके आए। ठीक है निधि? यस सर, थैंक यू सर। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो मैं चाहता हूं कि प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी उपन्यास और कहानी है, इसमें कुछ कहानियों के नाम जो मैंने शुरुआत में बताए और आपके पाठ्य पुस्तक में वो दिए गए हैं, उन कहानियों को आप पढ़ें। उसमें से कुछ कहानियों को आप तत्काल इसलिए पढ़ें क्योंकि जब मैं आपसे उस कहानी पर बात करूं तो उस कहानी के संदर्भ में आपको बात समझ में आए और आपके मन में कोई प्रश्न आए। तो आप सबसे अगर मैं निवेदन करूं कि शुरुआत में कुछ कहानी को आप पढ़ करके आए और मैं आप सबसे यदि मैं आप सबसे ये कहूं कि कल आप लोग कहानी उसने कहा था कहानी पढ़ करके आए, मैं उस पर बातचीत करना चाहूंगा, तो आप लोग में से कितने लोग तैयार हैं कि जो कहानी उसने कहा था पढ़ करके आए? मैं तैयार हूँ सर। जी सर, मैं भी तैयार हूँ। तो सर ये कहानी विश्वविद्यालय के कुछ उसमें है क्या सर? हाँ जी है, बिल्कुल। ओके सर। विद्यालय की साइट पर उपलब्ध है जो पाठ सामग्री जी। जो हमने अपलोड की हुई है, उसमें पाठ्य पुस्तकें जो अपलोड की, उसमें कहानी है, मतलब कई कहानियां हैं। आप जब खोलकर देखें तो कई कहानी आपको मिल जाएंगी। ओके सर। तो 3 लोग, और कौन लोग?
अभी हमसे 12 लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, मतलब कि वो भी जी। पढ़ के आना। सर मैं भी पढ़ूंगी। तो कल 4 बजे हम लोग मिलते हैं, उसने कहा था कहानी के बारे में बात करें, ठीक है? जी ठीक है सर। सर। जी सर। आप लोग जब पढ़ लेंगे ओके तो सर। आपको पढ़ने में और बात करने में बहुत मजा आएगा, अच्छा है, ठीक है? जी सर। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सबको नमस्कार करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, ठीक है? प्रणाम सर। प्रणाम। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आभार।